भौतिक शास्त्र के अध्याय 13 के अंतर्गत प्रश्न क्रमांक 10 का अध्ययन करना है। प्रश्न है, हाइड्रोजन परमाणु के रैखिल स्पेक्ट्रम को किन किन श्रेणियों में बांटा गया है, अथवा हाइड्रोजन परमाणु के उत्सर्जन स्पेक्ट्रम को समझाइए। ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न पिछले साल वार्षिक परीक्षा में पूछा गया है। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है ये प्रश्न। सबसे पहले जानते हैं कि उत्सर्जन स्पेक्ट्रम क्या होता है। हाइड्रोजन परमाणु में जब कभी इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है तो दोनों ऊर्जा स्तरों की ऊर्जाओं के अंतर के बराबर वाला विकिरण उत्सर्जित होता है। कहने का मतलब है, हाइड्रोजन के परमाणु में जब भी कोई इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है तो उच्च ऊर्जा और निम्न ऊर्जा में जो अंतर रहता है उस अंतर के बराबर विकिरण उत्सर्जित होता है, और इस विकिरण का एक निश्चित तरंगदैर्ध्य होता है। और ये जो विकिरण उत्सर्जित होता है, इस उत्सर्जित विकिरण की जो रेखा दिखाई देती है उसे स्पेक्ट्रमी रेखा कहते हैं, है ना। इस प्रकार से जो उसमें दिखाई देगी, उस विकिरण जब उत्सर्जित होगा तो क्या होगा, स्पेक्ट्रमी रेखा दिखाई देगी, वो स्पेक्ट्रमी रेखा कहलाती है। और इस प्रकार का जो स्पेक्ट्रम है उसे उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहा जाता है। ठीक है, तो उच्च ऊर्जा से निम्न ऊर्जा स्तर में जब वो आता है तो विकिरण उत्सर्जित होता है, और विकिरण उत्सर्जित होने वाला जो स्पेक्ट्रम है उसे उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहा जाता है। हाइड्रोजन के जो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम है, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम को 5 श्रेणियों में बांटा गया है। हाइड्रोजन के उस उत्सर्जन स्पेक्ट्रम को 5 श्रेणियों में बांटा गया है। पहली जो श्रेणी है उसे लाइमन श्रेणी कहा जाता है। लाइमन श्रेणी में क्या है, जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है, अर्थात N1 का मान 1 होता है और N2 का मान 2, 3, 4, 5 इस प्रकार से कुछ भी हो सकता है, तो स्पेक्ट्रमी रेखाएं पराबैंगनी क्षेत्र में दिखाई देती हैं या पराबैंगनी क्षेत्र में पड़ती हैं। इस प्रकार की स्पेक्ट्रमी रेखाओं की श्रेणी को लाइमन श्रेणी कहा जाता है। यहाँ पर ध्यान देना है, क्या हो रहा है, सबसे उच्च ऊर्जा स्तर जो होगा उससे नीचे वाले में वो आएगा। दूसरे वाले ऊर्जा स्तर में भी आ सकता है, वो तीसरे वाले ऊर्जा स्तर में भी आ सकता है, चौथे में भी आ सकता है। N1 का मान 1 है, मतलब सबसे उच्च वाला ऊर्जा स्तर, और N2 का मान 2 भी है, 3 भी है, 4, 5 कुछ भी हो सकता है, मतलब दूसरे वाले स्तर में भी आ सकता है इलेक्ट्रॉन, तीसरे वाले में भी आ सकता है, चौथे वाले में भी, किसी में भी आ सकता है। तो जब सबसे उच्च ऊर्जा स्तर से निम्नतम ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन संक्रमण करता है तो उसकी जो स्पेक्ट्रमी रेखाएं हैं वो पराबैंगनी क्षेत्र में पड़ती हैं, और इस प्रकार की स्पेक्ट्रमी रेखाओं को लाइमन श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है। इन स्पेक्ट्रमी रेखाओं के लिए तरंगदैर्ध्य ये नीचे जो समीकरण लिखा है इसके द्वारा दिया जाता है। नीचे समीकरण लिखा हुआ है 1/λ बराबर R 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर। तो ये इस प्रकार से इस समीकरण के द्वारा जो लाइमन श्रेणी की स्पेक्ट्रमी रेखाएं हैं उनके तरंगदैर्ध्य को ज्ञात किया जा सकता है। इसमें n का मान 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4, 5, 6 इस प्रकार से कोई भी स्तर या कोई भी संख्या हो सकता है। दूसरी जो श्रेणी है वो है बामर श्रेणी। बामर श्रेणी में क्या है, जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है। यहाँ पर ध्यान देना है, उच्च ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है। तो उच्च ऊर्जा स्तर से जब दूसरे ऊर्जा स्तर में संक्रमण करेगा, अर्थात N1 का मान 2 होगा और N2 का मान 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकता है। तो इस प्रकार से जब संक्रमण करता है वो, तो स्पेक्ट्रमी रेखाएं दृश्य क्षेत्र में दिखाई पड़ती हैं।
इसके पहले कहाँ दिखाई दे रही थी? इसके पहले जो स्पेक्ट्रमी रेखाएं हैं वो पराबैंगनी क्षेत्र में दिखाई पड़ रही थी, लेकिन इसमें स्पेक्ट्रमी रेखाएं दृश्य क्षेत्र में दिखाई पड़ती हैं। तो इस प्रकार की रेखाओं वाली श्रेणी को बामर श्रेणी कहा जाता है और इस श्रेणी की स्पेक्ट्रमी रेखाओं की तरंग दैर्ध्य को नीचे जो ये सूत्र लिखा है इस सूत्र से ज्ञात किया जाता है। 1/λ बराबर r 1/2 माइनस 1/n², जहाँ n का मान 3, 4, 5, 6 इस प्रकार से कोई भी संख्या हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देना है, सूत्र वही है। देखो, जो इसके पहले वाली लाइमन श्रेणी के लिए जो सूत्र था वही सूत्र बामर श्रेणी के लिए भी है। थोड़ा सा अंतर है, उसमें यहाँ पर 1 का स्क्वायर लिखा था, इसमें यहाँ पर 2 का स्क्वायर लिखा है। बाकी पूरा सूत्र वही है। लैम्डा हो गया तरंग दैर्ध्य, n हो गए संख्या, बाकी जहाँ पर 1 का स्क्वायर था वहाँ पर अब 2 का स्क्वायर आ गया, बाकी सूत्र वही है। ठीक है, और नीचे जो n का मान लिखते हैं, n के मान में ध्यान देना है। n का मान क्या लिखते हैं? ऊपर जो n2 का मान बताते हैं, n2 का मान इसमें क्या बताया था? 3, 4, 5, 6 इस प्रकार से, है ना। तो n2 का जो मान बताते हैं वही यहाँ पर n का मान होता है। ठीक है, तो ये है बामर श्रेणी। तीसरी जो श्रेणी है वो है पाश्चन श्रेणी या पासन श्रेणी भी कहा जाता है। इंग्लिश में स्पेलिंग देख सकते हैं, स्पेलिंग में पाश्चन लिखा है ना। तो पाश्चन भी कहते हैं इसको, और पासन श्रेणी भी इसे कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है? जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से तीसरे ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है, जब उच्च ऊर्जा स्तर से तीसरे ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है, कहने का मतलब n1 का मान 3 है, तीसरे में आ रहा है ना, तो n1 का मान 3 है और n2 का मान 3 के आगे 4, 5, 6, 7 इस प्रकार से कोई भी संख्या हो सकती है। तीसरे में आ रहा है तो n1 का मान 3 हो जाएगा और n2 का मान 3 से आगे लेना है, मतलब 4, 5, 6, 7 इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार की जो स्पेक्ट्रमी रेखाएं दिखाई देंगी वो कहाँ दिखाई देंगी? अवरक्त क्षेत्र में दिखाई पड़ती हैं। तो अवरक्त क्षेत्र में जब ये दिखाई पड़ती हैं तो इस प्रकार की स्पेक्ट्रमी रेखाओं की श्रेणी को पाश्चन श्रेणी या पासन श्रेणी कहा जाता है। और इस श्रेणी की स्पेक्ट्रमी रेखाओं के लिए तरंग दैर्ध्य का समीकरण ये नीचे लिखा हुआ है। समीकरण वही है, देखो, पाश्चन तीसरे नंबर के स्तर में आ रहा है ना, तो जहाँ पर इसमें 1 का स्क्वायर था, 2 का स्क्वायर था, वहाँ अब 3 का स्क्वायर हो गया। देखो, है ना। आपको तो ऊर्जा स्तर ध्यान रखना है। दूसरे ऊर्जा स्तर में संक्रमण कर रहा है तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर आएगा, तीसरे ऊर्जा स्तर में संक्रमण कर रहा है तो 3 का स्क्वायर आएगा। ठीक है, और n का मान क्या होगा? तो हमने बताया था n का मान ऊपर जो n2 का मान लिखते हैं वही यहाँ पर n का मान लिखना है। तो n2 का मान कैसे लिखते हैं? तो तीसरे संक्रमण स्तर में आ रहा है तो n1 का मान 3 हो जाता है और n2 का मान 3 से आगे लेना है, मतलब 4, 5, 6, 7। तो वही जो n2 का मान है वही यहाँ पर n का मान हो जाता है। तो ये है पाश्चन श्रेणी। अगली जो श्रेणी है वो है ब्रैकेट श्रेणी। ब्रैकेट श्रेणी क्या है? जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से चौथे ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है। चौथे में संक्रमण कर रहा है मतलब n1 का मान 4 हो जाएगा और n2 का मान क्या होगा? 4 से आगे लेना है, मतलब 5, 6, 7, 8 इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार की स्पेक्ट्रमी रेखाएं जो हैं वो दूर अवरक्त क्षेत्र में दिखाई देती हैं और दूर अवरक्त क्षेत्र में दिखाई देने वाली इन स्पेक्ट्रमी रेखाओं के तरंग दैर्ध्य के लिए समीकरण यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है। जैसे कि हमने पहले ही बताया था, समीकरण वही है, केवल जहाँ पर 3 का स्क्वायर था वहाँ पर 4 का स्क्वायर हो गया और n का मान ऊपर जो n2 लिखा है उस n2 के मान को यहाँ पर n के रूप में लिखते हैं। अंतिम जो श्रेणी है वो है फुंड श्रेणी। फुंड श्रेणी क्या है? जब इलेक्ट्रॉन 5वें ऊर्जा स्तर में संक्रमण करे। तो 5वें ऊर्जा स्तर में संक्रमण कर रहा है मतलब n1 का मान 5 है और n2 का मान 5 से आगे मतलब 6, 7, 8 इस प्रकार से लेंगे। इसमें जो रेखाएं हैं वो अति दूर अवरक्त क्षेत्र में दिखाई देंगी और इस श्रेणी में जो स्पेक्ट्रमी रेखाएं होती हैं उनकी तरंग दैर्ध्य को इस समीकरण के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। समीकरण वही है,
4 के स्क्वायर की जगह पे अब 5 का स्क्वायर हो गया और n का मान ऊपर जो n2 का मान लिखा है उसको यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, तो ये इस प्रकार से 5 श्रेणियाँ हाइड्रोजन के परमाणुवीय स्पेक्ट्रम में होती हैं, या कह सकते हैं कि हाइड्रोजन के परमाणु स्पेक्ट्रम को 5 श्रेणियों में बांटा गया है। ये इस प्रकार से आपको चित्र भी बनाना है। चित्र में देख सकते हैं, देखो सबसे नीचे ये जो लाइन बनी है ये लाइमन श्रेणी के लिए है। इसमें n बराबर 1 है, देखो निम्नतम अवस्था है, और 13.6 का यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की यहाँ पर ऊर्जा है। दूसरी जो श्रेणी है ये बामर श्रेणी के लिए लिखा है, n बराबर 2 है यहाँ पर मान, और इसके लिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट है -3.4। तो ये इस प्रकार से बने हुए हैं, अलग अलग श्रेणियों को इसमें बनाया गया है। n का मान कितना होता है उस श्रेणी के लिए ये सब इसमें लिखा हुआ है, और कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर वो अवस्था होती है ये यहाँ पर चित्र में प्रदर्शित की गई है। दूसरे से लेके आगे तक की जितनी भी अवस्थाएं होती हैं, n बराबर 2 से लेके आगे तक की जितनी भी अवस्थाएं होती हैं वो सब उत्तेजित अवस्थाएं होती हैं। तो ये इतना आपको इस प्रश्न के अंतर्गत पढ़ना है।